मेरे नए घर में दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। तारीख थी 1 फरवरी 2026। सुबह की हवा धूप की मीठी खुशबू और घंटी की मधुर ध्वनि से भरी हुई थी। मेरी सास मांझी सुबह की आरती कर रही थीं। उनकी आंखें गहरी भक्ति में बंद थीं। पूरा परिवार उनके पीछे हाथ जोड़े खड़ा था। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल में भी एक खालीपन था। हवा में एक अनकहा तनाव छाया हुआ था, दिए के धुएं की तरह घना और भारी, जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। ये एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी बहस से ज्यादा तेज थी, एक ऐसी चुप्पी जो अनकहे मतभेदों की चीख रही थी। मैं इसे महसूस कर सकती थी, जिस तरह पापा जी मेरे ससुर थोड़ी अकड़ कर खड़े थे और जिस तरह अनुज मेरे पति कोने से मुझे देख रहे थे। आरती खत्म हुई और मांझी ने प्रसाद बांटना शुरू किया। उनके हाव भाव ग्रेसफुल थे, बरसों के अभ्यास से परफेक्टेड। उन्होंने सबको मीठे का एक टुकड़ा दिया। उनके होंठों पर आशीर्वाद मरमर था। जब वे मेरे पास आईं तो उनकी आंखें एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली। उनमें कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक दूरी थी, एक दीवार थी जो पिछले कुछ दिनों में एक एक ईंट करके खड़ी की गई थी। ये परंपरा की दीवार थी, उम्मीदों की दीवार थी, एक ऐसी दुनिया की जिसे वे समझती थीं और एक ऐसी दुनिया की जिसे मैं अपने साथ ला रही थी। प्रसाद की मिठास मेरी जबान पर अजीब लग रही थी, क्योंकि हमारे अनकहे कॉन्फ्लिक्ट की कड़वाहट मेरे दिल में लिंगरिंग थी। यह घर अब मेरा घर था, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा था। यह एक खूबसूरत स्टेज जैसा लग रहा था, जहां हर कोई एक किरदार निभा रहा था, लेकिन कोई भी अपनी असली बातें नहीं कह रहा था। मैंने देखा कि हर कोई अपना दिन शुरू करने के लिए बिखर गया। पापा जी ने अखबार उठाया, अपने चारों ओर एक रसलिंग शील्ड बना ली। अनुज अपने ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए बेडरूम में चले गए। मांझी सीधे किचन में चली गई। बर्तनों की खड़खड़ाहट सुबह का नया साउंड ट्रैक बन गई। मैं बड़े हॉल में अकेली खड़ी थी। मंदिर में जल रहा इकलौता दिया एक गर्म फ्लिकरिंग रोशनी दे रहा था। ये मेरी अपनी उम्मीद का प्रतीक लग रहा था, एक छोटी सी एस्पिरेशन की लौ, जिसे मैं परिवार की उम्मीदों के जेंटल लेकिन फर्म तूफान के सामने जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। खामोशी खाली नहीं थी, ये सवालों से भरी थी। क्या अपनी पहचान बनाना गलत था? क्या मेरा सपना इस परिवार की शांति के लिए खतरा था? इन सवालों का बोझ मेरे कंधों पर भारी पड़ रहा था। मैं अपने एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट थी। मेरे सपने थे एक टॉप फर्म में शामिल होने के, अपनी शिक्षा का उपयोग करने के, न केवल अपने परिवार बल्कि बाहर की दुनिया में भी योगदान देने के। फिर भी पिछले हफ्ते से मैंने जिन फाइलों को संभाला था, वे अलमारी में करीने से रखे कपड़े थे, और मैंने जो एकमात्र टारगेट पूरे किए थे, वे दाल में नमक सही करना था। मुझे यह परिवार पसंद था और मैं उनके तरीकों का सम्मान करती थी, लेकिन मुझे वह व्यक्ति भी पसंद था जो मैं थी, वह महिला जिसने किसी की पत्नी या बहू से बढ़कर कुछ बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी। घर की खामोशी एक चुनौती थी, और मैं जानती थी दिल ही दिल में कि मैं इसे अपनी आवाज को हमेशा के लिए निगलने नहीं दे सकती। बोलने का समय आ रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और किचन में चली गई। मांझी आटा गूंथ रही थीं। उनके हाथ लयबद्ध, अभ्यास पूर्ण गति से चल रहे थे। हवा में आटे और घी की खुशबू थी। मैं कुछ पल के लिए दरवाजे पर खड़ी रही। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अब बस यही था, यही वह पल था जब खामोशी को टूटना था। मांझी, मैंने शुरू किया। मेरी आवाज जितनी मैंने सोची थी उससे ज्यादा सॉफ्ट थी। उन्होंने आटा गूंथना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने सुनने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। मांझी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ सेकंड के लिए काउंटर पर आटे के रिदमिक थंपिंग ही एकमात्र जवाब था। ऐसा लगा जैसे वह आटे के साथ मेरे शब्दों को भी तौल रही थी। आखिरकार वह रुक गईं। उन्होंने अपने हाथ एक कपड़े से पोंछे और पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ गईं। उनका एक्सप्रेशन न्यूट्रल था, इंतजार कर रहा था। मुझे एक जॉब ऑफर मिला है, मांझी, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्टेडी और रिस्पेक्टफुल रखने की कोशिश करते हुए। ये एक बहुत अच्छी कंपनी से है, जिसके लिए मैंने शादी से पहले इंटरव्यू दिया था। मैंने उनकी आंखों में कुछ फ्लिकरिंग देखा, शायद सरप्राइज, शायद डिसअप्रूवल, मैं निश्चित नहीं थी। किचन, जो कंफर्ट और नरिशमेंट की जगह थी, अचानक एक कोर्ट रूम जैसा लगने लगा।
मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ट्रायल पर थी और मेरा सपना वह क्राइम था जो मैंने किया था। मैं सब कुछ समझाना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि यह मेरे लिए कितना मायने रखता था, लेकिन मैंने उन्हें पहले बोलने का इंतज़ार किया। एक जॉब? उन्होंने इस शब्द को ऐसे दोहराया जैसे वह फॉरेन हो। लेकिन अनुपमा, यह अब तुम्हारा घर है, यहाँ कितना कुछ करने को है। घर की देखभाल कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? घर एक मंदिर है और घर की महिला उसकी प्रीस्टेस है। अगर प्रीस्टेस मंदिर छोड़ देती है तो भगवान की देखभाल कौन करेगा? उनके शब्द कठोर नहीं थे, लेकिन वे फर्म थे। एक ऐसी बिलीफ सिस्टम में रूटेड थे जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। वह घर को एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सीक्रेट ड्यूटी मानती थी। उनके लिए मेरे जॉब की इच्छा सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं थी, ये मेरी प्राइमरी रोल का अबैंडनमेंट था। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत रहने की याद दिलाई। माँ जी, मैं समझती हूँ, मैं सच में समझती हूँ, और मैं कभी भी इस घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सफर नहीं होने दूंगा। मैं अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी शिक्षा का उपयोग करना चाहती हूँ। मैं आप सबके साथ इस घर को बनाने के साथ साथ अपना कुछ बनाना चाहती हूँ। ये एक को दूसरे पर चुनने के बारे में नहीं है, ये दोनों को मैनेज करने में सक्षम होने के बारे में है। बहस की पहली चिंगारी जल चुकी थी। ये गुस्से की आग नहीं थी, बल्कि एक नए विचार की एक छोटी फ्लिकरिंग लौ थी। बातचीत आखिरकार शुरू हो गई थी और भारी खामोशी धीरे धीरे शब्दों की डिफिकल्ट ध्वनि को जगह दे रही थी। मां जी धैर्य से सुनती रहीं। उनकी बाहें सीने पर क्रॉस थीं। उनके माथे पर एक गहरी लकीर उभर आई। शिक्षा सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं होती, अनुपमा, उन्होंने कहा। उनका लहजा थोड़ा नरम हो गया, जैसे वे किसी बच्चे को एक सिंपल ट्रूथ समझा रही हों। शिक्षा तुम्हें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पत्नी, एक बेहतर मां बनाती है। ये तुम्हें विजडम के साथ अपना घर और परिवार संभालने में मदद करती है। हमारी माएं और दादी अनपढ़ नहीं थीं, लेकिन वे जानती थीं कि उनकी प्राथमिकता परिवार थी। परिवार की खुशी उनका सबसे बड़ा करियर था। क्या तुमने कभी किसी घर को सफलतापूर्वक चलते देखा है जब महिला सुबह से रात तक बाहर रहती है? उनकी दुनिया स्पष्ट थी, उनकी भूमिकाएं परिभाषित थीं। पुरुष कमाता था, महिला नर्चरिंग करती थी। ये उनके लिए एक सिंपल टाइम टेस्टेड फॉर्मूला था। लेकिन मां जी, समय बदल गया है। मैंने धीरे से तर्क दिया। आज महिलाएं दोनों मोर्चों को खूबसूरती से संभाल रही हैं। यह संभव है। अनुज की सैलरी हमारे लिए काफी है, मैं जानती हूं। ये पैसे के बारे में नहीं है, ये मेरी पहचान के बारे में है। मैंने सालों पढ़ाई की, इसका सपना देखा। क्या मुझे उस सपने को बस एक डिब्बे में बंद कर देना चाहिए? क्या एक महिला की पहचान सिर्फ उसके घर से जुड़ी होती है? मेरी आवाज इमोशन से थोड़ी कांप गई। मैं सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं लड़ रही थी, मैं अपने एक हिस्से के लिए लड़ रही थी। मैं उन्हें अपनी आंखों से दुनिया दिखाने की कोशिश कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां एक महिला अपने परिवार की एंकर और अपने जहाज की कप्तान दोनों हो सकती है। उनका एक्सप्रेशन फिर से कठोर हो गया। पहचान? तुम्हारी पहचान यह है कि तुम इस घर की बहू हो, तुम अनुज की पत्नी हो। क्या यह काफी बड़ी पहचान नहीं है? हमारी परंपराएं हैं अनुपमा। हमारे परिवार की महिलाएं बाहर काम करने नहीं जाती। हम अपना घर बनाते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों की मुस्कान में अपनी खुशी पाते हैं। बाहर की पहचान की यह दौड़ सिर्फ स्ट्रेस लाती है और तुम्हारा ध्यान बांटती है। घर सफर करता है, बच्चे सफर करते हैं, रिश्ते सफर करते हैं। क्या एक नौकरी उस कीमत के लायक है? हमारी दुनियाओं के बीच की खाई एक विशाल कैज़म में बदलती दिख रही थी। वह ड्यूटी और सैक्रिफाइस की बात करती थी और मैं ड्रीम्स और सेल्फ वर्थ की बात करती थी। हम अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे। मैंने उन्हें देखा और पहली बार मैंने सिर्फ एक रिजिड सास को नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी महिला को देखा जो सच में मानती थी कि वह अपने परिवार की खुशी की रक्षा कर रही थी। उनके विश्वास उनकी शील्ड थे। माँ जी, क्या होगा अगर मैं आपको यह साबित कर सकूं कि घर सफर नहीं करेगा? मैंने पूछा। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार आया। क्या होगा अगर मैं यहाँ सब कुछ मैनेज कर सकूं और फिर भी काम पर जा सकूं?
क्या होगा अगर मैं यह सुनिश्चित कर सकूं कि किसी के कंफर्ट से समझौता नहीं होगा, कि आपकी हर प्यारी परंपरा का पालन किया जाएगा, हर भोजन मेज पर होगा और घर आज की तरह ही परफेक्ट होगा। यह एक बोल्ड चैलेंज था, एक डेस्परेट प्ली। मैं उनसे एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कह रही थी, एक ऐसे भविष्य पर दांव लगाने के लिए जिसकी वह अभी तक कल्पना नहीं कर सकती थी। इस पूरी बातचीत के दौरान अनुज किचन के दरवाजे के पास खड़े थे। वह अपना वॉलेट लेने वापस आए थे और वहीं फ्रेम से टिक कर खड़े रहे, एक साइलेंट ऑब्जर्वर। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने मांझी को इंटरप्ट नहीं किया, न ही मुझे डिफेंड करने के लिए बीच में कूदे। पहले तो उनकी खामोशी अनसेटलिंग थी। मेरा एक हिस्सा चाहता था कि वह बोलें, कि वह अपनी मां को बताएं कि वह मेरे सपने का समर्थन करते हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने उनकी स्टिलनेस में कुछ और देखा। ये इंडिफरेंस नहीं था, ये एक शांत सॉलिड प्रेजेंस था। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं और उस एक नज़र में उन्होंने सब कुछ कम्युनिकेट कर दिया। वह मेरे साथ थे। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसे संभाल लूंगी, अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। लेकिन वह वहीं थे, मेरा शांत अटूट सपोर्ट सिस्टम। मांझी ने भी उन्हें देखा। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा, शायद ये उम्मीद करते हुए कि वह उनका पक्ष लेंगे, मुझे यह विचार छोड़ने के लिए कहेंगे। लेकिन अनुज का एक्सप्रेशन शांत था। उनकी नज़र मुझ पर इनकरेजमेंट के साथ टिकी हुई थी। उनकी खामोशी उनका स्टेटमेंट थी। वह अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच इस मैच में रेफरी नहीं बनने वाले थे। वह मुझे अपनी शर्तों पर यह बातचीत करने के लिए जगह और सम्मान दे रहे थे। वह अपनी माँ को दिखा रहे थे कि वह मुझे एक बच्चे के रूप में नहीं देखते थे जिसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, बल्कि एक इक्वल पार्टनर के रूप में देखते थे जो अपने विचारों को व्यक्त करने और अपने सपनों के लिए लड़ने में सक्षम थी। ये साइलेंट एम्पावरमेंट उनके बोले गए किसी भी शब्द से ज़्यादा मीनिंगफुल था। उनकी उपस्थिति ने कमरे की डायनामिक बदल दी। मांझी का तर्क मेरे साथ था, लेकिन अनुज का मेरे लिए साइलेंट सपोर्ट एक पावरफुल अंडरकरंट था। इसने उन्हें बताया कि यह सिर्फ मेरा विम्सिकल आइडिया नहीं था, ये एक साझा सपना था जिसमें उनका बेटा भी शामिल था। उन्होंने शायद महसूस किया कि मुझे घर पर रहने के लिए मजबूर करने से समस्या हल नहीं होगी। यह केवल उनके और उनके बेटे के बीच दरार पैदा करेगा। एक माँ का दिल परसेप्टिव होता है। वह हमारे बीच के बंधन को देख सकती थी। वह अनकही समझ कि हम इसका सामना एक साथ करेंगे। उनके शांत रुख ने मेरी स्थिति को मजबूत किया, इसे एक ऐसा वजन दिया जो शायद अन्यथा नहीं होता। जब मैंने मांझी की आंखों में देखा, एक नई कॉन्फिडेंस से भरी हुई, तो मैं जानती थी कि मैं अकेली नहीं थी। अनुज की शांत शक्ति मुझ में प्रवाहित हुई। उन्होंने मुझे वह सबसे बड़ा गिफ्ट दिया जो एक साथी दे सकता है, ट्रस्ट का गिफ्ट। उन्होंने मेरे जजमेंट पर, उनकी माँ के प्रति मेरे सम्मान पर और इस डिफिकल्ट बातचीत को ग्रेस के साथ नेविगेट करने की मेरी क्षमता पर भरोसा किया। वह सिर्फ मेरे पति नहीं थे, वह मेरे एलाई थे। उनकी खामोशी ओपिनियन की अनुपस्थिति नहीं थी, यह मुझ में विश्वास की एक गहरा एक्सप्रेशन थी। यह एक वादा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह वहीं खड़े रहेंगे, बस फ्रेम के बाहर, मुझे गिरने पर पकड़ने के लिए तैयार। मांझी ने मेरे दृढ़ चेहरे से अपने बेटे के शांत चेहरे की ओर देखा। उनके होठों से एक लंबी आह निकली। ये किसी ऐसे व्यक्ति की आह थी जिसे अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती हुई महसूस होती है। पुरानी फैमिलियर दुनिया को चुनौती दी जा रही थी और वह इसे थामे रखने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने अनुज की ओर से मुंह फेर लिया और सीधे मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें, जो एक पल पहले कठोर थीं, अब चुनौती की एक चमक लिए हुए थीं। ऐसा लगा कि मेरे प्रस्ताव ने उन्हें इंट्रीग्ड कर दिया था। वह तर्क की महिला थीं और मैंने उन्हें हल करने के लिए एक लॉजिकल प्रॉब्लम पेश किया था। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ मैनेज कर सकती हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में स्केप्टिसिज्म था। हाँ मांझी, मैं करूंगी, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज फर्म और क्लियर थी। जो डेस्परेशन मुझे पहले महसूस हुई थी, उसकी जगह एक शांत रिजॉल्व ने ले ली थी। मैंने एक हाइपोथेसिस पेश किया था और अब मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहना था। यह अब सिर्फ मेरे सपने के बारे में नहीं था, यह उनके ट्रस्ट जीतने के बारे में था।
उन्हें यह दिखाने के बारे में था कि मेरी एम्बिशन उनकी दुनिया के लिए खतरा नहीं थी। यह साबित करने के बारे में था कि एक नया तरीका संभव था, एक ऐसा तरीका जहां परंपरा और आधुनिकता हाथ में हाथ डालकर चल सके, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। मैं उनकी परीक्षा के लिए तैयार थी, चाहे वह कुछ भी हो। वह मसाले के डिब्बे के पास गई, एक चुटकी हल्दी उठाई और उसे ऐसे देखा जैसे उसमें सारे जवाब हों। ठीक है, उन्होंने आखिर में कहा। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन डिसाइसिव थी। तुम काम पर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। मैंने अपनी सांस रोक ली। घर का एक भी काम निग्लेक्टेड नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं। सुबह की आरती, दिन के तीनों भोजन ताज़ा और गर्म, घर की सफाई, कपड़े धोना, शाम की चाय, सब कुछ होना चाहिए ठीक वैसे ही जैसे अभी होता है। अगर मुझे पता चला कि घर सफ़र कर रहा है, अगर पापा जी या अनुज को बासी खाना खाना पड़ता है, या अगर हमारा यह मंदिर निग्लेक्टेड दिखता है, तो वह तुम्हारा काम का आखिरी दिन होगा। क्या तुम सहमत हो? यह एक कठिन शर्त थी, यह एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। वह मुझसे 2 फुल टाइम जॉब्स करने के लिए कह रही थी, लेकिन यह एक अवसर की खिड़की भी थी, एकमात्र जो मेरे पास थी। एक मुस्कान मेरे होंठों पर आई। मैं सहमत हूं मां जी, मैंने एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना कहा। मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ। ये सरेंडर नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था। मैं जानती थी कि मैं यह सब अकेले नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक प्लान था। उनकी शर्त मुझे फेल करने के लिए थी, लेकिन मैं इसे हम सब के लिए एक साथ सफल होने का मौका बनाने के लिए दृढ़ थी। चुनौती स्वीकार कर ली गई थी और खेल शुरू हो चुका था। उस दोपहर मैं बाहर गई और एक बड़ा व्हाइट बोर्ड और रंगीन मार्कर पेन का एक सेट खरीदा। मैं उसे घर ले आई और किचन की एक प्रमुख दीवार पर टांग दिया, ठीक रेफ्रिजरेटर के बगल में, जहां हर कोई उसे देख सके। मांझी मुझे क्यूरियस, थोड़ी अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी, जैसे मैं उनके पवित्र स्थान में एक नया खिलौना ला रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें मेरे हर कदम पर सवाल उठा रही थीं। पापा जी और अनुज, जो लिविंग रूम में थे, भी झांक कर देख रहे थे। ये सोच रहे थे कि किचन में यह नया एडिशन क्या था। व्हाइट बोर्ड वहीं खड़ा था, साफ और सफेद, मेरी योजना के लिए एक ब्लैंक कैनवस। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने एक नीले मार्कर का ढक्कन खोला। मैंने बोर्ड के बीच में एक लाइन खींची। ऊपर बाईं ओर मैंने डेली चोर्स लिखा, ऊपर दाईं ओर मैंने पर्सन रिस्पॉन्सिबल लिखा। मैं अपनी पीठ पर मांझी की आंखें महसूस कर सकती थी। उन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं अपने लिए एक कॉम्प्लेक्स इम्पॉसिबल स्केड्यूल, अपनी विफलता की एक योजना लिखना शुरू कर दूंगी। उन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं सभी टास्क्स को लिस्ट करूंगी और हर एक के बगल में अनुपमा लिखूंगी, ये साबित करते हुए कि एक व्यक्ति के लिए एक डिमांडिंग जॉब के साथ यह एक असंभव फीट था। लेकिन मेरी योजना अलग थी। यह मेरे स्ट्रगल के बारे में नहीं थी, यह हमारे कोलैबोरेशन के बारे में थी। मैंने एक एक करके टास्क्स को लिखना शुरू किया, साफ हैंडराइटिंग में। मॉर्निंग आरती एंड ब्रेकफास्ट प्रेप, कट वेजिटेबल्स फॉर लंच एंड डिनर, कुक लंच, पैक टिफिन्स, डिशेस, लॉन्ड्री, इवनिंग टी एंड स्नैक्स, कुक डिनर, क्लीन किचन एट नाइट। लिस्ट लंबी होती गई। हर आइटम उस इमेंस, अक्सर इनविजिबल काम का एक टेस्टामेंट था जो एक हाउस होल्ड चलाने में लगता था। जैसे जैसे मैं लिखती गई, काम की शेयर वॉल्यूम स्पष्ट रूप से विजिबल हो गई, न केवल मुझे बल्कि हर देखने वाले को। यह अब सिर्फ एक रूटीन नहीं था, यह एक प्रोजेक्ट प्लान था, डिटेल्ड और अनडिनाएबल। किचन शांत था सिवाय बोर्ड पर मार्कर की स्क्वीक के। मैंने जो हर शब्द लिखा वह मेरी क्रांति में एक छोटा कदम था। यह अब सिर्फ मेरी नौकरी के बारे में नहीं था, यह इनविजिबल को विजिबल बनाने के बारे में था। यह दिखाने के बारे में था कि एक घर अपने आप नहीं चलता, ये इसमें रहने वाले लोगों के रिलेंटलेस एफर्ट से चलता है। वह एफर्ट जो अब तक बड़े पैमाने पर एक व्यक्ति द्वारा उठाया जाता था। व्हाइट बोर्ड सिर्फ एक बोर्ड नहीं था, यह एक दर्पण था जो हमारे घर की वास्तविकता को दर्शाता। अब दूसरे कॉलम को भरने का समय था, वह जो सब कुछ बदल देगा। मैंने एक हरा मार्कर उठाया। सुबह की आरती और नाश्ता तैयार करना के बगल में
मैंने मांझी लिखा। यह उनका डोमेन था, उनकी चेरिश्ड रिचुअल, और मेरा इसे बदलने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद मैं दोपहर और रात के खाने के लिए सब्जियां काटना पर आई। मैंने 1 सेकंड के लिए पॉज किया, फिर पापा जी लिखा। मांझी के होंठों से एक हल्की सी गास्प निकली। पापा जी, जो हॉल में अपना अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने उसे नीचे किया। उनकी आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गईं। उन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी किचन का कोई काम नहीं किया था। मैंने जारी रखा। मेरा हाथ स्टेडी था। टिफिन पैक करना के बगल में मैंने अनुज लिखा। उन्होंने दरवाजे से मुस्कुराया। उनकी आंखों में प्राइड था। मैंने लिस्ट में नीचे तक जारी रखा। टास्क्स को बांटती गई। दोपहर का खाना बनाना और रात का खाना बनाना मैंने खुद को सौंपा, क्योंकि मैं शाम को घर पर रहूंगी और अगले दिन के लिए भी दोपहर का खाना तैयार कर सकती थी। बर्तन धोना मैंने सुबह अनुपमा और रात अनुज में विभाजित किया। कपड़े धोना के लिए मैंने अनुपमा वॉशिंग मशीन और पापा जी कपड़े सुखाने के लिए डालना लिखा। सबसे सरप्राइजिंग एंट्री शाम की चाय और स्नैक्स के लिए थी। मैंने मांझी को एक जेंटल मुस्कान के साथ देखा और मांझी और पापा जी लिखा। इस घर में पापा जी का चाय बनाने में मदद करने का विचार रेवोल्यूशनरी था। मैं सिर्फ टास्क्स को डेलीगेट नहीं कर रही थी, मैं हर किसी को हमारे घर को बनाने में भाग लेने के लिए इनवाइट कर रही थी। बोर्ड अब भर चुका था। हर टास्क के बगल में एक नाम था। ये साझा जिम्मेदारी का एक मोज़ेक था। अनुज, पापा जी, मांझी और मैं सब इस पर थे। किचन, जो मांझी का किंगडम और मेरा बैटलफील्ड था, अब एक साझा जगह जैसा लग रहा था। परिवार के संयुक्त प्रयासों के लिए एक हब। मैंने मार्कर का ढक्कन वापस लगाया और अपने परिवार की ओर मुड़ी। अनुज मुस्कुरा रहे थे। पापा जी पूरी तरह से बिविल्डर्ड लग रहे थे, लेकिन गुस्सा नहीं थे। वह इंट्रीग्ड लग रहे थे, जैसे उन्होंने कभी हल करने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि सबकी नज़रें मांझी पर थीं। उनका चेहरा कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस का एक कैनवस था। मैं उनके पास गई। मांझी, मैंने धीरे से कहा, एक घर हर उस व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है जो इसमें रहता है, सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नहीं। आपने कहा था कि घर को सफर नहीं करना चाहिए। इस योजना के साथ ऐसा नहीं होगा। वास्तव में हम सभी इससे और ज्यादा जुड़े रहेंगे। मैं काम पर जा सकती हूँ और घर की देखभाल एक नहीं बल्कि 4 लोग करेंगे। काम तेजी से होगा और हर किसी के पास एक दूसरे के लिए ज्यादा समय होगा। इस तरह हम दोनों दुनियाओं को मैनेज कर सकते हैं। मैंने अपने पत्ते मेज पर रख दिए थे। मेरा समाधान मेरे लिए ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं था, यह हमारे लिए मिलकर ज्यादा समझदारी से काम करने के लिए था। मांझी चुपचाप खड़ी थीं, व्हाइट बोर्ड को घूर रही थीं। उनकी आंखें लिस्ट को स्कैन कर रही थीं। हर टास्क के बगल में हर नाम पढ़ रही थीं। उन्होंने अपने पति का नाम सब्जियां काटने और चाय बनाने के बगल में देखा। उन्होंने अपने बेटे का नाम टिफिन पैक करने और बर्तन धोने के बगल में देखा। ये वे टास्क्स थे जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बिना किसी शिकायत के किए थे, कभी यह सोचे बिना कि कोई और उन्हें कर सकता है या करना चाहिए। व्हाइट बोर्ड सिर्फ कामों की लिस्ट नहीं था, यह उनके जीवन की इनविजिबल लेबर की कहानी थी, जिसे अब हर किसी के देखने के लिए विजिबल बना दिया गया था। इसने दिखाया कि वह कितना करती थीं, दिन रात। उनके कंधे, जो डिफाइंस से स्टिफ थे, नरम पड़ने लगे। उनकी नजर बोर्ड से मेरी ओर मुड़ी। उनकी आंखें अनकहे आंसुओं से चमक रही थीं, लेकिन ये गुस्से या हार के आंसू नहीं थे। ये एक प्रोफाउंड स्टार्टलिंग अंडरस्टैंडिंग के आंसू थे। उस पल में उन्होंने एक विद्रोही बहू को अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हुए नहीं देखा। उन्होंने एक युवा महिला को देखा जो उनकी दुनिया को छीनने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने उनके काम का इतना सम्मान किया कि उसने उसे क्वांटिफाई किया और उसे पूरे परिवार की भागीदारी के योग्य प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया। उनके गाल पर एक आंसू लुढ़का। वह धीरे धीरे मेरी ओर आईं और मेरे कंधे पर हाथ रखा। किसी ने कभी इस तरह से नहीं सोचा। उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। मैंने बस कर दिया, हर दिन। मैंने सोचा कि यही मेरा कर्तव्य है, मेरी पहचान। मुझे डर था कि अगर तुम काम पर जाओगी तो सब कुछ बिखर जाएगा।
मुझे इस घर में अपनी इंपॉर्टेंस खोने का डर था। उनकी कन्फेशन दिल दहला देने वाली ईमानदारी से भरी थी। उनका रेजिस्टेंस सिर्फ परंपरा के बारे में नहीं था, यह उस नई दुनिया में इररेलेवेंट होने के गहरे डर के बारे में था जिसे मेरी पीढ़ी बना रही थी। फिर उन्होंने मुझे एक गर्म, प्यार भरे गले लगाया। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे इतने खुले अफेक्शन से गले लगाया था। यह एक्सेप्टेंस, सरेंडर और एक नई शुरुआत का गले लगाना था। तुमने सिर्फ अपनी नौकरी के लिए एक समाधान नहीं ढूंढा है, अनुपमा, उन्होंने कहा, पीछे हटते हुए और अपनी साड़ी के सिरे से अपने आंसू पोंछते हुए। तुमने हम सबको एक सबक सिखाया है। तुमने हमें दिखाया है कि एक परिवार सबसे अच्छा तब काम करता है जब वह मिलकर काम करता है। उस पल में हमारे बीच की दीवार ढह गई। उसकी जगह म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का एक पुल बन गया। किचन फिर से एक मंदिर जैसा लगा, लेकिन इस बार इसमें एक से ज्यादा प्रीस्टेस थीं। अगली सुबह घर का माहौल पूरी तरह से अलग था। भारीपन चला गया था। उसकी जगह एक हल्की, चीयरफुल बज़ थी। मैं किचन में गई तो एक सरप्राइजिंग सीन देखा। पापा जी काउंटर पर थे, थोड़े ऑकवर्डली, एक चॉपिंग बोर्ड और एक चाकू के साथ सावधानी से सब्जियां काट रहे थे, जबकि मां जी उनके बगल में खड़ी थीं, मुस्कुराते हुए उन्हें गाइड कर रही थीं। अनुज खुशी खुशी अपना टिफिन बना रहे थे, एक धुन गुनगुना रहे थे। ये केओटिक था, ये इम्परफेक्ट था, लेकिन ये खूबसूरत था। किचन बातचीत और हंसी से अलाइव था, ऐसी आवाजें जो लंबे समय से गायब थीं। ये अब सिर्फ एक वर्क स्पेस नहीं था, ये घर का दिल था, प्यार और सहयोग से धड़कता हुआ। मां जी ने मुझे देखा और मुस्कुराई, एक जेन्युइन गर्म मुस्कान जो उनकी आंखों तक पहुंची। गुड मॉर्निंग बेटा, उन्होंने कहा, जाओ और अपने बड़े दिन के लिए तैयार हो जाओ, हम यहां संभाल लेंगे। उनसे ये शब्द सुनकर मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि महसूस हुई। ये किसी भी जॉब ऑफर या सैलरी पैकेज से ज्यादा वैल्यूएबल था। मैंने अपनी सास के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं जीती थी। इसके बजाय हमने एक कॉमन ग्राउंड पाया था। हमने अपने सपनों को परिवार की परंपराओं के ताने बाने में बुनने का एक तरीका खोजा था। वो हाइट बोर्ड अभी भी वहीं था, हमारे नए पैक्ट का प्रतीक। जब मैं काम पर अपने पहले दिन के लिए तैयार हुई तो मुझे शांति की गहरी भावना महसूस हुई। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा था। कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स जीतने या हारने के बारे में नहीं होते। वे यह साबित करने के बारे में नहीं होते कि कौन सही है और कौन गलत। वे समझने के बारे में होते हैं। वे कठोर शब्दों के पीछे के अनकहे डर को सुनने के बारे में होते हैं। मां जी मेरे सपने के खिलाफ नहीं थी। उन्हें इससे आने वाले बदलाव का डर था। मेरे समाधान ने केवल मेरी समस्या को हल नहीं किया, इसने उनके डर को संबोधित किया। इसने हर किसी को घर के भीतर उद्देश्य और अपनेपन की एक नई भावना दी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली, अपने फॉर्मल अटायर में कॉन्फिडेंट और खुश महसूस कर रही थी। अनुज ने मुझे थम्स अप दिया। पापा जी ने अपनी सब्जियों से ऊपर देखा और मुझे एक नॉड ऑफ अप्रूवल दिया। मां जी आगे आईं और मुझे गुड लक के लिए एक चम्मच मीठा दही खिलाया। ऑल द बेस्ट, उन्होंने कहा। उनकी आंखें प्राइड से भरी हुई थीं। जब मैं उस दिन घर से बाहर निकली तो मैं सिर्फ एक नई दुल्हन नहीं थी जो अपनी नई नौकरी पर जा रही थी। मैं एक ऐसे परिवार की सदस्य थी जो एक साथ बढ़ना सीख रहा था। एक ऐसा परिवार जो समझता था कि सच्ची ताकत रिजिड नियमों में नहीं होती, बल्कि प्यार करने, अडैप्ट करने और एक साझा भविष्य बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। खामोशी आखिरकार बोल उठी थी और उसने समझ की भाषा बोली थी।